बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी, आपका टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग समाप्त हो चुका है। आज यहां नया टॉपिक आपका प्रारंभ किया जाएगा, कंप्रेहेंशन पैसेज। कंप्रेहेंशन पैसेज का मतलब होता है किसी विवेक पर आधारित गद्यांश, समझदारी पर आधारित गद्यांश। बच्चों, यहां बात की जा रही है गद्यांश की, तो इनको हम अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश भी कहते हैं। यानी कंप्रेहेंशन पैसेज कह लो या अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये जो गद्यांश आपके आएंगे परीक्षा में, ये आपका टेक्स्ट बुक में से नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि कंप्रेहेंशन पैसेज अपठित गद्यांश होंगे। ऐसा गद्यांश आएगा जो आपकी समझ, आपके विवेक पर आधारित होगा, यानी वो आपके पढ़े हुए में से नहीं आएगा। लेकिन जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें कैसा भी कंप्रेहेंशन पैसेज आ जाए, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी बात, कंप्रेहेंशन पैसेज आपको केवल एक ही आएगा जिसका आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक पैसेज और आएगा लेकिन उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। कहने का मतलब उसमें आपको नोट मेकिंग और समरी यानी कि नोट तैयार करना है और समरी यानी कि सारांश लिखना है। ये चीजें हैं। चलिए तो अपन अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। यहां बात की जा रही है इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 12। क्लास 12 बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आएगा और पहले ही क्वेश्चन में आपको 6 प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको डेस्क्रिप्टिव यानी कि गद्यांश में से छांट करके देना होता है। इसके अलावा 3 आपको वोकैबुलरी आएंगी जिनमें आपको पर्यायवाची पूछ सकता है, सिनोनिम जिसको कहते हैं, एंटोनिम पूछ सकता है, या आपको वन वर्ड पूछ सकता है। हालांकि पिछले 2012 से लेकर के सिलेबस 2012 से इस प्रकार के पैसेज आपको कक्षा 12 में आ रहे हैं जब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया था। 2017 के बाद भी ये टॉपिक आपका इसी प्रकार से रहा था और अब भी है। पिछले लगभग 9-10 वर्षों से इसमें पर्यायवाची और वन वर्ड यानी कि एक शब्द पूछा है। विलोम शब्द इसमें नहीं पूछा आज तक भी, हालांकि कक्षा 10 में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, जैसे कि जो शब्द नीचे दिया गया है उसी शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द गद्यांश में दिया गया, उसका आपको आंसर देना है। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस का आपको एक ही शब्द लिखना है। जैसे द नंबर ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। ठीक है। ए बिल्डिंग वेयर स्टडी इज डन, एक भवन जहां अध्यापन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है, टीचिंग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्कूल। ए पर्सन हु टीचेज, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर। ठीक है। तो ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं वन वर्ड में। जैसे कोई नास्तिक है, एथीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, नास्तिक कहलाता है एथीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो क्या कहलाता है? एथीस्ट। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो ये क्वेश्चन आएगा पहला, ये आएगा आपको 9 अंकों का। बहुत ही शानदार। ये 9 अंक यदि आपके सही हैं तो फिर आगे आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी समझ के ऊपर होता है। दूसरी बात, यदि आपके पहले क्वेश्चन में ही 9 क्वेश्चन किए गए, 9 अंक तो आपके पूरे ही हो गए।
यदि आप कंप्रेहेंशन पैसेज अच्छे से कर लेते हो तो एग्जामिनर का वही माइंड सेट हो जाता है और आगे आने वाले क्वेश्चन से वो आराम से नंबर देता है, उसको दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप कंप्रेहेंशन पैसेज में यदि गलती कर देते हैं तो आगे आपका पत्र चाहे पूरा सही है फिर भी वो नंबर आपके डिडक्ट कर लेता है, उसको लगता है कि ये सही नहीं लिखा है ना कभी कभी। तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपको अंक बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं कटवाने हैं। तो अपना टॉपिक यहां लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन आएगा कंप्रेहेंशन पैसेज, COMPREHENSION कंप्रेहेंशन पैसेज। कंप्रेहेंशन पैसेज का मतलब होता है बच्चों, कंप्रेहेंशन का मतलब समझ का और पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, किसी गद्य भाग का अंश। गद्य भाग को हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोज, PROS, और पद्य भाग को कहते हैं वर्स, VERS। लेकिन गद्य का एक अंश ले रहे हैं, एक हिस्सा ले रहे हैं, हम पूरा गद्य थोड़ी ले रहे हैं, एक हमने हिस्सा ले लिया और वो हिस्सा यदि आपका एक पार्ट हमने ले लिया, गद्य का हिस्सा है तो उसको पैसेज बोलते हैं, जबकि पद्य का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पैराफ्रेज यानी कि पद्यांश। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं बच्चों अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब अपठित गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, अब हम कंप्रेहेंशन पैसेज 9 अंकों का आएगा। 9 अंकों का कैसे आएगा? 6 + 3, 6 + 3, 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर और 3 नंबर की वोकैबुलरी, इस तरीके से ये आएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी गद्यांश को हम कैसे हल करें और कैसे हमें किसी गद्यांश को हल करना चाहिए, ये अपन यहां देखेंगे। तो बच्चों यहां आपको लिखना है किसी डायरेक्ट, लिखिए किसी गद्यांश, गद्यांश को आप जानते हो गद्य भाग का अंश, हिस्सा। अब ये कंप्रेहेंशन का मैंने समझा दिया, इसकी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा। हम कंप्रेहेंशन पैसेज को कैसे हल करते हैं, हालांकि कक्षा 10 तक यही होता था। आज भी बहुत से बच्चे ऐसे जानते हैं कि हमें क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन की जो शब्द है, लाइन है, वो उसमें से ढूंढिए, तलाश कीजिए गद्यांश में से और आपको वो मिल जाती है, वहीं से आप उतार दीजिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप गलत उतार देते हो, कभी कभी उतना ही उतारते हो उसमें से जितना क्वेश्चन में दिया गया, उत्तर को छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम होती है वहां। दूसरी बात, जब आपके नंबर अबव 90 जाते हैं, 90 नंबर अंकों से ऊपर जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर करना होता है। हालांकि आपके नंबर 40-50 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइन उतार दीजिए, नंबर उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जब आपके नंबर 90 से ऊपर जाते हैं तो एग्जामिनर प्रत्येक चीज को देखता है, आपकी स्किल को देखता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कंप्रेहेंशन, समझ। यदि आपकी समझ में ही नहीं आया तो फिर आप पैसेज हल नहीं कर पाओगे। किसी गद्यांश को हल करने के लिए ये आप लिखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कह रहा है? वी शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग एनी पैसेज। किसी गद्यांश को हल करते समय, हल करने के लिए, या फॉर सॉल्विंग एनी पैसेज, किसी गद्यांश को हल करने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदु है बच्चों? या आप डैश लगा के लिखिए। सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ना चाहिए। मतलब कहने का
हमें किसी गद्यांश को तेज गति से और ध्यानपूर्वक, ऐसा नहीं है कि हम ध्यानपूर्वक तो पढ़ रहे हैं लेकिन तेजी से नहीं पढ़ रहे, पूरा का पूरा टाइम हम इस गद्यांश पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें कम समय मिलेगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें कितना समय खर्च करना चाहिए? जितना हमें मिलता है। आपको दोनों गद्यांश 15 अंकों के होते हैं, 40 मिनट के अंदर करने ही हैं। ये सेक्शन ए में आता है और सेक्शन बी आता है। वो सेक्शन बी भी आपको लगभग 60 मिनट के अंदर करना, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो करना होता है। उसमें क्या आता है? 2 तो आपके क्वेश्चन आएंगे, एक करना होता है शॉर्ट कंपोजिशन वाले, आप एक विज्ञापन कर लो, उसमें समय नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल स्पीच और एक आपका लेटर, ये 1 घंटे में हो जाने चाहिए। 1.5 घंटे का समय सेक्शन ए और बी को मिलना चाहिए 40 अंकों के, और बाकी का 1.5 घंटे का समय है वो आपको मिलना चाहिए सेक्शन सी, जिसमें आपकी दोनों बुक दी हुई हैं। 3 घंटे हो गए, या 3 घंटे 5 मिनट हो गए, 3 घंटे 6 मिनट हो गए, और उसके बाद आपकी 5 या 6 मिनट हैं, वो कम से कम आपको पूरा पेपर पुनः देखने के लिए मिलनी चाहिए, जिससे आप हेजिटेशन ना, घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो जाए उसको देखते हुए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं पूरा इसी पर ध्यान लगाना। वी शुड रीड अटेंटिवली एंड rapidly. We should read the passage attentively and rapidly. Rapidly means तेजी से पढ़ना चाहिए, और attentively माने ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर उस टेंस में लिखें जिसमें प्रश्न दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न आपका प्रेजेंट टेंस में दिया गया, तो आप प्रेजेंट में आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। प्रश्न यदि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो आप आंसर पास्ट टेंस में लिखने का कोशिश कीजिए। गद्यांश की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात करते हैं, आप जनरली, हम किताब पढ़ा रहे हैं, किताब के क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, लॉन्ग टाइप आपका आंसर आ गया, यानी कि 125 शब्दों का आपको उत्तर देना है, तो उसको उसी टेंस में लिखो जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है। हालांकि यदि प्रश्न प्रेजेंट टेंस में दिया गया और आपकी घटना पास्ट टेंस की है तो आप शुरुआत प्रेजेंट टेंस से कर सकते हो और करोगे, और बाकी पूरा घटनाक्रम आप पास्ट टेंस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको करेक्टर स्केच आता है, क्वेश्चन इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन एज ड्रॉ ए करेक्ट स्केच, किसी भी लेखक, किसी भी वर्णनकर्ता, नरेटर का करेक्टर स्केच, या किसी जो हीरो आता है उसमें कहानी में कोई नायक आता है, उस नायक का करेक्टर स्केच यदि आप पर लिखवाता है तो आप उस करेक्टर स्केच को 100% प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए। ठीक, प्रश्नों के उत्तर उसी टेंस में लिखें जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न से कुछ हिस्सा यानी कि पाठ लेकर आंसर यानी कि उत्तर का आधार तैयार करें। मतलब कहने का, आप प्रश्न में से कुछ हिस्सा लीजिए और उत्तर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं वेयर डू यू लिव, तो आप वेयर को हटा दोगे, डू डज सहायक क्रिया को हटा देते हैं, कर्ता कौन दिया गया? यू, इसको चेंज कीजिए फर्स्ट पर्सन में यानी कि आई में, और प्रश्न में वर्ब कौन दी गई? लिव, इस लिव को लिखिए आई लिव। अब आप कहां रहते हो? वेयर से प्रश्न प्रारंभ होता है तो हम स्थान लिख देते हैं। यू हैव टू राइट इन योर आंसर एनी प्लेस वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो वो स्थान लिख दोगे। लेकिन हमने प्लेटफॉर्म क्या लिख दिया? आई लिव। ये कहां से लिया है? हमने प्रश्न से लिया है।
प्रश्न में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, आप उसे फर्स्ट पर्सन चेंज कर दीजिए। यू हैव चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन गिवन इन द क्वेश्चन इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन व्हाइल राइटिंग और प्रिपेयरिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर का प्लेटफॉर्म तैयार करते समय आपको वो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न से कुछ हिस्सा लेकर आंसर का आधार तैयार करें। प्रश्न से WH हाउस शब्दों को पूरी तरह हटा दो। बच्चों जब हम आंसर देते हैं तो प्रश्न में WH शब्द दिए गए, हाउ शब्द दिए गए, जिनको हम प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ डीप, हाउ वाई, हाउ वाइड, ये लिखे हुए इनको हटा देते हैं। वी हैव टू रिमूव ऑल द WH वर्ड्स फ्रॉम योर क्वेश्चंस। प्रश्न में से WH शब्दों को पूरी तरह क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हटा दो। और सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस ETC से आंसर का आधार बनाएं। मतलब कहने का WH शब्द हटा दिए। अब प्रश्न में जो कर्ता दिया गया उसको लिखिए। अब मैं आगे लिखूंगा, यदि कर्ता सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू दिया गया तो फर्स्ट पर्सन आई अभी में बदल दिया। मैं आगे लिखूंगा, कर्ता लिखिए, सहायक क्रिया लिखिए। अब मैं आगे लिखाऊंगा, यदि प्रश्न में सहायक क्रिया डू, डज, डिड दी हुई है तो इन्हें हम उत्तर में नहीं लिखते हैं, अन्य को लिख देते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा मेन वर्ब में कि यदि प्रश्न में मेन वर्ब ही पूछी गई है तो हम मेन वर्ब को भी नहीं लिखते हैं आंसर के आधार में। जैसे प्रश्न आता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर इस डूइंग में जो दिया गया, डूइंग दिया गया वर्ब, मेन वर्ब, इसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग, अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे आई एम डूइंग रीडिंग, ये तो गलत है। तो उस मेन वर्ब को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यदि मेन वर्ब ही पूछी गई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लिख देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ही पूछा है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, प्रश्न के आधार बाद में लिखेंगे। ETC लिखा उसको लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना कौन सा शब्द पूछा है। जैसे कि वेयर स्थान पूछा, व्हेन समय पूछा है, व्हाट कोई कार्य पूछता है, ठीक है, व्हाई कारण पूछता है, हाउ तरीका पूछता है, हालचाल पूछता है। तो ये मैं आपको आगे लिखा दूंगा कौन कौन सी चीजें क्या पूछती जाती हैं। प्रश्न से WH शब्दों को हटा देते हैं और सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस ETC से आंसर का आधार बनाएं। आगे लिखते हैं, यदि प्रश्न में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, देखो यू कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, ठीक है, आता है तो इसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, आवर में बदलते हैं। अब आपके प्रश्न हो सकता है कि यहां तो आपने ये लिखे हैं यू और यूर दो ही, जबकि यहां आपने लिख दिए 6। तो बच्चों आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। नरेशन वाले टॉपिक में आपके सर ने आपको अवश्य पढ़ाया होगा। कक्षा 10 को छोड़िए, क्लास 11th में भी यू हैव स्टूडिड योर टॉपिक नरेशन। नरेशन मीन्स द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। किसी वक्ता के शब्दों को बताने की, व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है, नरेशन।
दूसरा नाम इसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें आपने पढ़ा होगा 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में होता है यू, यूर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे, ही, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देम सेल्फ। अब बात करते हैं तो देखिए यू एक वचन भी है और बहुवचन भी। एक बच्चे से भी तुम कह सकते हैं और 10 बच्चे हैं तो भी क्या कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं। तो यहां ये एक वचन भी आता है, सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, जबकि आई एक वचन है, वी क्या है, बहुवचन है। यू कर्ता भी होता है इसलिए आई और वी के लिए आता है। यू कर्म भी होता है इसलिए मी और अस आया हुआ है। जैसे यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हैं, हम कर्ता आई यू। पर मैं कह रहा हूं आपसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो ये दोनों को व्यक्त करता है। यूआर की बात करते हैं तो एक वचन के लिए माई आ गया और बहुवचन के लिए आवर आ गया, इसलिए इसमें 6 है, उसमें 2 ही है। आगे चलते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है बच्चों। थर्ड पर्सन आ गया, मान के चलिए ही, सी, इट, दे, ये आ गया कर्ता, यानी कि क्वेश्चन में। तो उत्तर में इनको नहीं बदलते हैं। जैसे कि वह क्या कर रहा है, तो आपको उत्तर में वह ही लिखना है कि वह उसमें खेत जोत रहा है, या वो घास काट रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, तो उसमें ही का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वह क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा है और तुम उत्तर दे रहे हो मैं सो रहा हूं, ये तो गलत होगा। दिस इज इनएप्रोप्रिएट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये सेकंड में एनडी मत लगा देना। बहुत से बच्चे फर्स्ट लिखते हैं तो रोमन संख्या में एसटी लगा देते हैं, लगाते नहीं लगाते, और उसमें क्या लिख देते हैं, सेकंड में एनडी लगा देते हैं, थर्ड में आरडी लगा देते हैं। बच्चों ये अंग्रेजी का अंक है, इसलिए इसमें हम एसटी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये रोमन संख्या है, इसलिए इसमें हम नहीं लगाते। बच्चों हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में एक ऐसा एक होता है, होता नहीं होता इस प्रकार से उल्टा नाइन जैसा, तो क्या हम इसमें एसटी लगाते हैं क्या, नहीं, ना इसमें लगाएंगे ना इसमें लगाएंगे। किसी अन्य भाषा में एसटी एनडी आरडी नहीं लगाते हैं। वी अप्लाई दीज एसटी एनडी आरडी टीएच ओनली इन इंग्लिश, जो अंक होते हैं उन लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, इस तरह चेंज कर देते हैं। अब तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है सर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन जैसे वी आ गया कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, हम, क्योंकि उसमें वी जब प्रश्न में आता है तो प्रश्नकर्ता भी उसमें शामिल होता है। जैसे हमें बरसात की आवश्यकता है, मैं प्रश्न करता हूं हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो आप क्या कहोगे, हमें बरसात की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहोगे तुम्हें बरसात की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता भी उसमें क्या है, शामिल है। ये ध्यान रखना, उनको चेंज नहीं करेंगे। अगला है, यदि प्रश्न में डू या डज या डिड सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, आती है तो आंसर में इन्हें नहीं लिखते हैं। बच्चों जब प्रश्न में सहायक क्रिया डू डज डिड आती है तो हमें उत्तर में नहीं लिखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया आती है, लेकिन कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। यदि वाक्य साधारण है तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हम नहीं करते। अब हम उत्तर लिखेंगे तो वाक्य हमारा कैसा होगा, साधारण होगा। प्रश्न में डू डज डिड आया हुआ है, हाँ,
यदि हम वाक्य में एम्फेसाइज करते हैं विशेष परिस्थितियों में, जैसे तुम्हें पढ़ना तो पड़ता है या तुम पढ़ते तो हो, मैं पढ़ाता तो हूं, वह आता तो है, वह खाता तो है, ऐसा सेंटेंस आता तो शब्द आ जाता है उसमें, तो वहां आप क्या करोगे, वहां आप डू डज डिड सहायक क्रिया साधारण वाक्य में भी लगा दोगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर में नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रश्न में डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट एच भी है, सहायक क्रिया है, तो इन्हें आंसर में लिखते हैं, इन्हें आंसर में लिखते हैं। यह ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों प्रश्न में जब नकारात्मक दिया गया, मैं आपको प्रश्न करता हूं कि आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आप बच्चों इसमें डू को हटा दो, क्या लिखोगे, आई लिव एट खेरली, कठुमर, अलवर, कुछ भी, या इनका प्रयोग कर दोगे बड़े स्थान के लिए। लेकिन मैं आपको प्रश्न करता हूं, आप कहां नहीं रहते हो, तो इसका मतलब पहले से ही आपका आंसर नकारात्मक है। या आप कठुमर में क्यों नहीं रहते हो, तो आप नकारात्मक उत्तर ही दोगे कि मैं कठुमर में नहीं रहता हूं क्योंकि, मतलब आपका आंसर नहीं में ही आएगा। जब प्रश्न में डू डज नॉट डिड नॉट दिया गया है और आपसे प्रश्न कर रहा है, तो आपका आंसर 100% नकारात्मक ही होगा, ठीक है। तो डू नॉट एच वी है तो इन्हें आंसर में लिखते हैं, मतलब नॉट आया तक लिख देते हैं। आगे चलते हैं, ये तो आपका ये हो गया। यदि प्रश्न y से प्रारंभ है तो उत्तर में किसी कारण को लिखते हैं जिसे बिकॉज, एज, सिंस, फॉर से जोड़ते। मतलब कहने का, यदि अपना प्रश्न y से प्रारंभ है तो y का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्यों, और क्यों ये कारण जानने के लिए प्रश्न किया जाता है, तो हम उस उत्तर में किसी कारण को लिखते हैं और उस कारण को किससे जोड़ते हैं, बिकॉज से, एज से, सिंस से, फॉर से। अब आप कह सकते हो सर बिकॉज माने क्योंकि होता है, तो बच्चों एज माने जैसे होता है, एज माने क्योंकि भी होता है, सिंस माने होता है से, फॉर माने भी से होता है, फॉर माने के लिए भी होता है। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि सिंस और फॉर का मतलब से होता है जब वाक्य आपका केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो और समय से पहले आया हुआ है। यदि दो वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं तो सिंस फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। आई केम लेट सिंस माई बाइक गॉट ए पंक्चर, मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक क्या हो गई, पंक्चर हो गई, सिंस का प्रयोग है। आई रिकवर्ड सून, मैं जल्दी स्वस्थ हो गया, फॉर क्योंकि आई टुक मेडिसिन रेगुलरली, मैंने दवाइयों को नियमित रूप से लिया। तो यहां सिंस फॉर का मतलब भी क्या होगा, क्योंकि। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इस जो लिखे हुए हैं आपके पॉइंट्स इनको मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे कुछ और पॉइंट्स भी यहां लिखने हैं।
आपके समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। जो भी यह लिखा हुआ है आप उसको फॉलो कीजिए। ध्यान रखना आप कक्षा 10 की तरह यदि गद्यांश को हल करते हैं और आप केवल लाइन तलाश करते हैं, पंक्ति तलाश करते हैं, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब गद्यांश कक्षा 10 जैसा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखते हैं। लिखिए, यदि प्रश्न व्हाट से प्रारंभ हो, अगला डैश लगा के लिखिए, यदि प्रश्न व्हाट से प्रारंभ हो तो आंसर में किसी निर्जीव कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट या कार्य या तथ्य को यानी फैक्ट को दैट या टू या सीधे ही जोड़ देते हैं। कॉपी कीजिए बच्चों। व्हाट मीन्स होता है क्या। जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया, इसमें कर्म हो गया। अब इस कर्म को हम लिख रहे हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो इस कर्म को हमने किसी से नहीं जोड़ा है, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ऐसी बहुत वर्ब होती हैं जो कर्म को सीधे ही लेती है। या फिर हम टू से जोड़ेंगे या हम किससे जोड़ेंगे, दैट्स। नेक्स्ट, यदि प्रश्न वेयर या वहन से प्रारंभ हो तो उत्तर में यानी कि आंसर में किसी प्लेस यानी कि स्थान वेयर के लिए या टाइम यानी कि समय वहन के लिए को लिखते हैं, जिसे एट या एन या वाई या सीधे ही जोड़ देते हैं। भाई वेयर माने होता है कहां, स्थान के लिए। वहन मीन्स होता है कब, समय के लिए। ठीक है, सीधे जोड़ देते हैं। अगला लिखिए, यदि प्रश्न whose या whom से प्रारंभ हो तो उत्तर में संबंध या
सजीव कर्म को लिखते हैं। बच्चों WHO है ह्यूमन, किसको, तुमने किसको पीटा, whom did you punish, तो आप सीधा ही लिख दो कि किसी व्यक्ति को, वो सजीव कर्म होता है। और whose माने किसका, whose chalk is this, ये किसका चौक है। अब जिस किसी का है, इस चौक का संबंध किससे है, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो वहां हम whose का प्रयोग करते हैं। whose से प्रश्न आता है तो संबंध को लिखते थे, मेरा चौक है, उसका चौक है, ठीक है। यदि प्रश्न देखो what, where, why, when, whose, whom, who, यदि प्रश्न who से प्रारंभ हो तो आंसर में किसी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को लिखते हैं। बच्चों जल्दी नहीं लिख रहा हूं, इतना तो लिखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सब थोड़ा जल्दी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए और फिर आराम से लिखिए। यदि प्रश्न हु से प्रारंभ हो तो आंसर में किसी कर्ता, ह्यूमन होता है बच्चों, कौन कर्ता को पूछता है, तो आंसर में किसी कर्ता को लिखते हैं जो कि प्राय कोई व्यक्ति होता है। बच्चों हु से प्रश्न जब किया जाता है तो वह हम किसी कर्ता को पूछ रहे हैं, हम कर्ता लिख देंगे और वो कर्ता व्यक्ति ही होगा। कुछ रेयर चांस हो सकते हैं जब वो व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन तब वो कोई वस्तु होगी, कोई जानवर होगा, पेड़ पौधा होगा, लेकिन निश्चित रूप से उस जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा में इंसान जैसा गुण होंगे, इंसान जैसा कार्य कर रहा होगा। बच्चों आपने पढ़ा है पहले से ही, किसी व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं, ही। यदि वो पुरुष है तो एक वचन, स्त्री है तो सी, बहुवचन है तो दे लगाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और यदि कोई जानवर है, पेड़ पौधा है, वस्तु है तो क्या लगाते हैं, इट। पर यदि कोई जानवर, पेड़ पौधा इंसान जैसा कार्य करे, इंसान जैसे उसमें गुण हैं या इंसान जैसा लगाव होता है, तो वहां हम ही और सी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि किसी कहानी में कहीं भी, या हमारे तुम्हारे पास कोई भी जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई भैंस है, गाय पालन कर रहे हैं, या हम ऊंट पालन कर रहे हैं, और किसी कहानी में हमने उस ऊंट का नाम रख दिया, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए ही और सी का प्रयोग करते हैं। एक कहानी आपकी अब की बार सिलेबस में नहीं है, पिछली बार जो कोर्स था SIERT का, अब NCERT का, तब एक कहानी थी ड्रॉट, अकाल, सूखा। उसमें एक बैल था, उस बैल का नाम क्या था, महेश। तो हमने उस बैल को इंसान जैसा नाम दे दिया, तो निश्चित ही हम उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। और पूरी कहानी में इट का प्रयोग कहीं भी नहीं था, ही का प्रयोग था, हिज का प्रयोग था। एक और कहानी थी, अब की बार नहीं है, पहले थी, अब कोर्स चेंज हो चुका है। वो आपकी कहानी थी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम, ये कहानी थी। उस कहानी में एक ऊंट था जिसका नाम था अल्लाह रखा, उसके लिए भी किसका प्रयोग किया था, लेखक ने ही का। और हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्राय का मतलब लगभग कोई व्यक्ति ही होता है, लेकिन विशेष स्थिति में वो कोई जानवर या वस्तु भी हो सकती है। यदि प्रश्न हाउ से प्रारंभ हो तो आंसर में कोई हालचाल
या तरीका लिखते हैं, जिसे टू या दैट या एज या सीधे ही जोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हालचाल तरीका ये लिख देते हैं। यदि प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ हो तो आंसर में संख्या लिखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, आपका प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ है तो आप ज्यादा दिमाग मत घुमाइए। पैसेज में गद्यांश में देखिए संख्या कहां दी गई है। यदि संख्या 3 जगह दी गई है तो अब देखना है कि प्रश्न में कौन सी चीज की संख्या पूछ रहा है, यह ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, यदि प्रश्न हाउ मच से प्रारंभ हो, यदि प्रश्न हाउ मच से प्रारंभ हो तो आंसर में मात्रा लिखते हैं। बच्चों हाउ मैनी संख्या, जैसे कि मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप संख्या क्यों लिखोगे? देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। या देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। और यदि हम हाउ मच से प्रश्न आता है तो वो मात्रा पूछी जाती है। हाउ मच माने कितना। हाउ मच इज देयर वाटर इन द बकेट, सॉरी हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट, मैंने वाटर पीछे ले दिया। मात्रा किस चीज की पूछी जा रही है वही दिया हुआ है। जैसे कि संख्या पूछी जा रही है किस चीज की, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, तो इसके साथ ही आएगा हाउ मच वाटर इन द बकेट, बाल्टी में कितना पानी है। जैसे कि हाउ मच मनी इज इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में कितना धन है, या इज देयर इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में कितना धन है, तो वहां मात्रा को पूछा जाता है। कॉपी कीजिए, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा और हटाता हूं। ठीक है बच्चों, यहां लिखते हैं यदि प्रश्न नजर आ रहा होगा, अच्छे से नहीं मिटा क्या? हाउ फार या हाउ डीप से प्रारंभ हो तो आंसर में दूरी व गहराई लिखते हैं। हाउ फार मीन्स होता है कितनी दूर, दूरी को पूछ रहा है। हाउ डीप मन कितना गहरा, गहराई को पूछ रहा है। तो ये दोनों चीजें जब आती हैं, या फिर इनमें से ये हाउ फार आता है दूरी, हाउ डीप गहराई, हाउ वाइड चौड़ाई को पूछ रहा है, हाउ हाई ऊंचाई को पूछ रहा है, तो ये चीजें आपका गद्यांश में इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यदि पैसेज में सिनोनिम पर्यायवाची पूछा है तो जो शब्द
जिस रूप में दिया है उसी को लिखते हैं। जैसे नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब, वर्ब है तो वर्ब लिखते हैं। लिखिए इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो। बच्चों मैं बिल्कुल धीमे लिखूंगा तो आपका 1 घंटे में तो ये नियम भी नहीं लिखे जाएंगे, और अभी भी ये नियम लिखेंगे। मैंने कितना फास्ट लिखा है, फिर भी माइंड को फास्ट कीजिए, थोड़ा सा शिथिल मत रहिए, फास्ट कीजिए माइंड। बादाम और पिस्ता खाइए, माइंड बड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको नीचे कुछ WH शब्द यहां लिख दूंगा कि कौन कौन से WH शब्द हैं, इनका क्या हिंदी अर्थ होता है, किस काम के लिए आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, क्यों खुद बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इस WH का क्या मतलब है, किस लिए आता है। बच्चों ये WH शब्द जो होते हैं ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम भी करते हैं, इसलिए these WH words are known as relative pronoun and connectors also। ये WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और कनेक्टर्स यानी कि जोड़क शब्द भी होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो आपने क्लॉज में पढ़ा होगा, दिस इज द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। यह वह अध्यापक है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो WHO हु का मतलब क्या हो गया, जो या जो। वैसे हु का मतलब होता है कौन। जब प्रश्न किया जाता है WHERE वेयर मीन्स होता है कहां, लेकिन जब वाक्य को जोड़ा जाता है तो WHERE वेयर का मतलब होता है जहां। ठीक है, तो यहां मैं कुछ WH शब्दों को लिख रहा हूं। WH80 वॉट मीन्स होता है बच्चों क्या। वॉट, वाट बोलते हैं इसको, बहुत सही बोलता है वॉट। क्या बोलता है, वॉट। ठीक है, और आप अच्छे से बोलना चाहते हो तो वॉट, इस तरीके से बोलिए। बाकी अन्य देशों में 3 प्रकार की इंग्लिश होती है। एक ब्रिटिश इंग्लिश जो ब्रिटेन में बोली जाती है, दूसरा अमेरिकन इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है, और तीसरा कॉलोनियल या कॉमनवेल्थ इंग्लिश, यानी कि जो कॉलोनियल अंग्रेजों के कॉलोनी रहे थे, भारत है, अफ्रीका है, अरब कंट्रीज हैं, यह बोली जाती है। 3 प्रकार की अंग्रेजी होती है। इसको आप कैसे बोले, वाट बोल लीजिए, वॉट बोल लीजिए, वॉट बोल लीजिए, वॉट बोल लीजिए। अफ्रीका और अरब कंट्रीज को क्या बोलते हैं, वॉट। टैनी बोलते हैं, तय बोलते हैं, वॉट। वेयर डू यू लिव, इस तरीके से। तो ये 3 प्रकार का होता है। इसका प्रयोग हम जो करते हैं, वॉट मीन्स क्या, किसी कार्य को पूछने के लिए, या कह सकते हो किसी निर्जीव कर्म को पूछने के लिए। कार्य या निर्जीव कर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है WHY। वाई मीन्स होता है बच्चों क्यों, इसके लिए होता है कारण, जानने के लिए। या वॉट की जो बात की है, वॉट मीन्स कार्य जानने के लिए, निर्जीव कर्म के लिए, इसके अलावा किसी फैक्ट, किसी तथ्य के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वॉट, वेयर,
WHERE, वेयर मीन्स क्या होता है, कहां। स्थान जानने के लिए, स्थान जानने के लिए। इसके बाद होता है वहन, WHEN, वहन मीन्स क्या होता है, कब, समय जानने के लिए, समय जानने के लिए। देखिए व्हाट, क्या, कार्य के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, निर्जीव कर्म के लिए, ठीक है। जैसे कि यहां अपन बात करते हैं निर्जीव कर्म की, जैसे कि व्हाट आर यू स्टडिंग, ठीक है। व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुमको क्या बताया, तो निर्जीव कर्म। लेकिन निर्जीव कर्म जब बहुत बड़ा हो तो वही क्या बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, वही क्या बन जाता है, तथ्य बन जाता है। वाई, क्यों, कारण के लिए, ठीक है। वाई डिड यू गो टू आगरा स्टडी, तुम कल आगरा क्यों गए, ठीक है। वाई डिड यू पनिश हिम, तुमने उसको क्यों पीटा। तो एक कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। वेयर, कहां, स्थान जानने के लिए। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहां गए, स्थान के लिए, ठीक है। वहन, कब के लिए, वहन डिड यू कम यस्टरडे, कल तुम कब आए, तो ये समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु मीन्स होता है बच्चों कौन, ये कर्ता जानने के लिए। WHOSE, हुज माने किसका, किसकी, संबंध जानने के लिए। संबंध के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। WHOM, whom मीन्स होता है किसको, सजीव कर्म के लिए। इसके बाद आता है who, whose, whom, which, कौन सा। चुनने के लिए, हम किसी चीज को चुन रहे हैं, या किसी निर्जीव वस्तु को जानने के लिए, या कह सकते हैं निर्जीव कर्ता के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। चुनने के लिए विच का प्रयोग करते हैं। विच गेम डू यू लाइक, तुम कौन सा खेल पसंद करते हो, तो विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसको, हुम, किसको पीटा, मैंने बता दिया। हुज, किसका चौक है, किसका पेन है, किसकी बुक है। ये हो गया WH, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, विच। अब आ जाइए हाउ। H को ये WH शब्द हो गए, ये हाउ शब्द हैं। हाउ मीन्स होता है बच्चों कैसे, हालचाल, या तरीका जानने के लिए। यदि प्रश्न में हाउ आया हुआ है, प्रश्न हाउ से प्रारंभ है, तो या तो वो हालचाल पूछ रहा है, या वो क्या पूछ रहा है, तरीका पूछ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। एक इसमें हालचाल पूछता है तो हाउ आर यू हो गया। तरीका जानने के लिए हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया। हाउ मैनी, कितने, संख्या जानने के लिए। हाउ मच, कितना,
मात्रा जानने के लिए हाउ हाई, कितना ऊंचा, ऊंचाई जानने के लिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दैट इज रिटन इन योर ऑन योर बोर्ड। ओके, हाउ वाइड, कितना चौड़ा, चौड़ाई जानने के लिए हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, समय जानने के लिए। ध्यान रखना बच्चों, हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं तो कितना लंबा, यहां कितना लंबा समय लगा है वो जानने के लिए, ठीक है। वैसे हम लंबाई जानने के लिए हम दूरी का प्रयोग करते हैं, हाउ फार, कितनी दूर। यदि समय लगा है तो उसमें हाउ लॉन्ग का प्रयोग करोगे। जैसे हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन जयपुर, तुम जयपुर में कितने लंबे समय तक रुके, ठहरे, तो वहां हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यहां तक हो गया, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, मैं यहां ये कर देता हूं। हाउ डीप, कितना गहरा, गहराई जानने के लिए हम ऐसा करते हैं। नजर नहीं आ रहा होगा। हाउ फार हो गया, नहीं हुआ। कितनी दूर, दूरी जानने के लिए, ठीक है। अब ये बहुत से यहां एडजेक्टिव हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लार्ज, ये कितने भी हो सकते हैं। अधिकतर यही आते हैं, हाउ डीप, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ वाइड, हाउ हाई, यहां तक भी नहीं, हाउ मैनी और हाउ मच विशेष कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कौन सी चीज आपको क्लास 12 में नहीं आएगी। क्लास 12 का जो लेवल है वो बिल्कुल वाइड है, बहुत ही विस्तृत है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी कीजिए, आपके WH शब्द हैं और अपन अपना पैसेज यानी कि गद्यांश यहां प्रारंभ करते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है बच्चों। ये आपकी क्लास यहां आज मैं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो है पैसेज ये लिखा जाएगा, कंप्रेहेंशन पैसेज। उस पैसेज का हिंदी अर्थ मैं यहाँ करवाऊंगा, हालांकि आपको कराऊंगा। 1, 2, 3 जितने भी पैसेज होंगे वो यहाँ कराए जाएंगे, और उस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको यहाँ कराए जाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कंप्रेहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग वाला पैसेज, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ही यहाँ आएगा बच्चों। ये दोनों ही प्रश्न 15 नंबर के आएंगे, 9 नंबर का ये, 6 नंबर का दूसरा पैसेज आएगा। इसमें 4 नंबर का नोट मेकिंग और 2 नंबर की समरी या सारांश। आपको बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। ये दोनों प्रश्न अच्छे हैं तो आगे जाकर के आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगातार सतत प्रयत्न कर रहे हो। ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, एट लास्ट यू विल। बार बार कोशिश कीजिए, अंततः आप निश्चित रूप से जीतोगे। नमस्कार।